हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम आगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट क्लास में देख चुका था कि कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर, दो चीज हम देख चुके थे, है ना। चालक और कुचालक देख चुके थे। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है ना। और सेमीकंडक्टर का ही हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है। क्लियर है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्थात क्या होगा? अर्धचालक मतलब क्या हो जाएगा कि जो आधा चालक और आधा कुचालक है, ऐसे होगा ना। अर्धचालक मतलब आधा चालक और आधा कुचालक। तो कंडीशन क्या होगी उसकी कि अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, इसके पहले पढ़ता चुका हूं मैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में आपको बता चुका हूं मैं, है ना, कि जो एक निश्चित टेम्परेचर तक जब इसको अपन हीटिंग एनर्जी देते हैं, उसमें ऊर्जा जब देते हैं, तो क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर जो बताया था मैंने आपको, 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है कि जब उससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ अलग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन, है ना, 0 केल्विन के ऊपर यदि टेम्परेचर हो जाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि हो जाता है, उसके बाद में क्या करता है, ये चालक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें से करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ठीक है। तो अब इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि इनके जो संयोजी बैंड की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो जो इनका जो संयोजी बैंड होगा या वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं हम, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इनकी संख्या क्या होती है? इक्वल्स टू 4 होती है। कितनी होती है? इक्वल्स टू 4। हमने चालक में देखा था लेस देन 4 थी, कुचालक में देखा था ग्रेटर देन 4 थी। लेकिन जो अर्धचालक की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर की जो बाहरी कक्षा होगी उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इक्वल्स टू 4 होगी। ठीक है, ठीक, कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि इसमें जो वैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। उनके बीच में क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इसके बीच में, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हमने देखो कुचालक में देखा था, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा था, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसा था? उसमें ज्यादा था। चालक में देखे थे तो कैसा था? ओवरलैप था। लेकिन जब क्या होता है, यदि सेमीकंडक्टर की यदि हम बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर की कंडीशन में क्या होगी, जो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसा हो गया? कम हो गया। तो जब फॉरबिडन एनर्जी कम होता है, तो जब इसमें हीटिंग उसमें दी जाती है, हीटिंग एनर्जी दी जाती है, तो क्या होता है कि निश्चित टेम्परेचर तक ये क्या होता है? कुछ अलग की तरह बिहेव करता है। लेकिन टेम्परेचर का मान राइज करने से, बढ़ा देने से क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसमें से जो वैलेंस बैंड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या करते हैं? पार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यदि वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार कर देते हैं तो कुछ चालक की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसको क्या करते हैं, इस वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार करने लगते हैं। ठीक है, तो जब वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको पार कर देंगे, तो पार करने से क्या होगा कि यहाँ के वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में फिर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि पूछता है तो कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू 4। दूसरी बात, इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एफईजी बोलते हैं इसको। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है, छोटा होता है। ठीक है। दूसरी बात यदि देखी जाए, इसमें कुछ अलग सेमीकंडक्टर की बात की जाए, तो सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली हम देखते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर हमने देखे थे, इनके बाहरी कक्षा में जो है वैलेंस बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? 4 थी।
ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है सेमीकंडक्टर के साथ में। यदि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब चूज करते हैं किसी भी सर्किट को तैयार करने के लिए, है ना, जो मदरबोर्ड वगैरह की जो बनते हैं उनमें जो आईसीस वगैरह लगती है सब क्या होती है, सिलिकॉन की होती है, जर्मेनियम की होती है, सिलिकॉन की होती है। तो सिलिकॉन की होने से क्या होता है कि हम उसमें ऐसे पतली 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 लेयरें रहती है। यदि उसका टेम्परेचर यदि ज़्यादा राइज होने लगता है तो क्या होती है, लेयरें पिघलना स्टार्ट होती है और क्या होती है, फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन निर्मित हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी देखा जाता है जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे, जैसे आपका सीपीयू है ना, सीपीयू में जब आपके वहाँ पे आईसीएस वगैरह लगती है तो आईसीएस वगैरह लगती है तो उसमें वो जो आपका सीपीयू रहता है उसमें क्या होता है कि आपके ब्लेडर है कि पंखा रहता है, तो पंखा क्या होता है हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी अगर ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह रहते हैं, कंप्यूटर लैब वगैरह रहती है, तो वहाँ पे हमको क्या एसी मेंटेन करना पड़ता है ना, क्योंकि एसी रहने से क्या होता है ठंडी हवा उसमें बनी रहती है, रूम का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता नहीं है। जब रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आईसी भी पिघलेगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है कभी एग्जामों में, है ना। तो वही चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड एनर्जी गैप कैसा होगा, कम होगा, वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चल जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात में यदि इससे पूछा जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता की बात करता है ना। तो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है इसकी जो प्रतिरोधकता होती है ना, प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, ये क्या होती है, चालक से कैसी होती है, चालक से कैसी होती है, कम होगी कि अधिक होगी, चालक से ज्यादा होगी और कुचालक से कम। चालक से ज्यादा लेकिन कुचालक से कम, कुचालक से कम। समझ में आ रहा है ना। जो इनकी प्रतिरोधकता यदि पूछता है एग्जाम में, पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछता है बराबर कि सेमीकंडक्टर पदार्थ है इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, चालक से अधिक, कुचालक से अधिक, चालक से कम, कुचालक से कम, या चालक से अधिक और कुचालक से कम, है ना, कुचालक से अधिक और चालक से कम। तो कुछ भी ऑप्शन यदि आपके पास देता है तो उस कंडीशन में उसमें आपको ऑप्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या ऑप्शन उसका होगा, है ना। तो ये चीज़ आप यदि उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो इन सब चीज़ों में डाउट नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें लिखते चलते हैं, कुछ पॉइंट हैं, लिखो इसमें, देखो, वे पदार्थ जो निम्न बातों को पूरा करते हैं, जो निम्न बातों को पूरा करते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखो, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, 4 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। सेकंड लिखिए, इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप, इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप छोटा या कम होता है, इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप छोटा या कम होता है। नेक्स्ट लिखिए, इनकी प्रतिरोधकता, इनकी प्रतिरोधकता चालक से अधिक लेकिन कुचालक से कम, चालक से अधिक लेकिन कुचालक से कम होती है। कितनी होती है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, यह होती है 0.4 ओम मीटर से, 0.4 ओम मीटर से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर।
ठीक है। तो जो इसकी प्रतिरोधकता का मान होगा 0.4 ओम मीटर से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर के बीच में होता है। पूछा गया है एग्जाम में, है ना, कि इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो मान दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो बता चुका हूं, इसके पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में आपको बता चुका हूं, है ना, कि जो आपका धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक और शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक, ये तीनों ही चीजें वहां पे बता चुका हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो क्लास अटेंड की हो आप लोगों ने, उसमें सारी चीज दी गई है ना। तो इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होगा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से, है ना, तापक्रम के बढ़ाने से इसका प्रतिरोध कैसा होता है? ऋणात्मक है, मतलब घटेगा, है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका जो प्रतिरोध होगा कैसा होगा? कम होगा। इसी को बोला जाता है ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, इसके पहले वाली कक्षा में बता चुका हूं मैं, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट लिखिए, तो इसके पहले हमने देखे थे जो ओम का नियम था, उसमें हमने बोले थे कि जो चालक की बात किए थे। किसकी बात किए थे? चालक की, है ना। तो चालक में क्या होता है? उसका जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है? लाइनर। कैसा होता है? लाइनर। तो इसका होता है नॉन लाइनर, है ना। अर्धचालकों का कैसा होता है? नॉन लाइनर। मतलब कि ऐसा सीधा, उसमें क्या होता है? लाइनर मतलब कैसा होता था हमने देखे थे, इस प्रकार से होता था लाइनर। लेकिन इसका लाइनर ने होते हुए अरेखीय होता है। इसका कोई अरेखीय मतलब कि कभी एक निश्चित नहीं होता है। इसका समझ में आया ना। लाइनर का क्या मतलब होता है कि वोल्टेज के बढ़ाने से क्या होगा? करंट का मान बढ़ना, ये क्या कहता है? लाइनर बनाता है। लेकिन यदि वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो कभी करंट का मान कम होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मान कम ज्यादा हो जाएगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उस मतलब कि नॉन लाइनर की कंडीशन आती है। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? अरेखीय। और ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, छोड़ के स्टडी बिल्कुल नहीं करना है कि इसको हम छोड़ दे उसको छोड़ दे, है ना। बिल्कुल आपको हर चीज पढ़ना है जो यहाँ पढ़ा जा रहा है, जो आपको नोट्स तैयार की जा रही है, नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है आपको पूरे डे। ठीक है, देखिए क्या लिखिए, अर्धचालक को अरेखीय प्रतिरोध कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि अब अरेखीय प्रतिरोध हम जब इसको कहेंगे तो इसमें ओम का नियम फॉलो होगा क्या? बताइए, ओम का नियम फॉलो होगा इसमें? बोलो, नहीं होगा। क्योंकि जब लाइनर ही नहीं है, तो लाइनर नहीं है मतलब ओम का नियम, वोल्टेज बढ़ने से करंट का मान इसमें क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, जो भी प्रॉब्लम जो भी होगा, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, मतलब और एक ही हो गया। और एक ही हो गया तो इसमें ओम का नियम अब क्या हो गया? फॉलो नहीं होगा। तो इसमें पूछ रहा है, बहुत आईएमपी पॉइंट है इसमें, ओम का नियम फॉलो नहीं होता है या लागू नहीं होता है। इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर सेमीकंडक्टर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य तापक्रम पर सेमीकंडक्टर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है? तो जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब आपके पास में एक टेबल बनाते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो अब आगे देखते हैं हम कि ये जो तत्व अर्धचालक है और क्या यौगिक अर्धचालक, ठीक है, तत्व अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक ये होते क्या है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है ना कि अर्धचालक कौन से होते हैं। हमको जनरली पता है, हम सिलिकॉन और क्या जर्मेनियम का यूज ज्यादा करते हैं। ज्यादातर हमारे पास अधिकतर यूज किसका होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो अधिकतर यूज किसका होता है, अधिकतम यूज किसका होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। तो तत्व अर्धचालक क्या होंगे, तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के परमाणु को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, है ना। एक ही पदार्थ के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। लेकिन यौगिक क्या होता है, दो या अधिक, है ना, दो या अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाने वाली चीजें क्या कहलाएगी, यौगिक कहलाती है। पढ़े हैं अपने फिजिक्स में, पढ़े साइंस में पढ़े हैं, है ना, कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, तो हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम जनरली लोगों को याद रहता है, ठीक है। लेकिन आपको उसके अलावा भी बोरान, ठीक है, क्या है आपका बोरान, सेलेनियम, टेलुरियम, ग्रेटिन, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ बोल दिया जाए इनमें से कौन सा अर्धचालक है, यदि पूरे 1 2 3 4 दे दे, इनमें से सभी दे दे ऑप्शन में, तो ये सभी ही आपके अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। आपको हमेशा यही याद नहीं रखना है कि सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम ही अर्धचालक है, बाकी ये भी अर्धचालक है। लेकिन यदि स्पेशली अगर बोले तो ये क्या होंगे, तत्व अर्धचालक होंगे। और यदि इनकी बात हो तो ये कैसे अर्धचालक है आपके पास में, यौगिक अर्धचालक, मतलब कि दो या अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाने से क्या होता है, यौगिक अर्धचालकों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समझ में आया ना। आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, है ना, कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या है। यदि क्वेश्चन में जैसा बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये चीजें हैं कि आपको जो पूछता है उसी के बारे में बताना। अधिकतम बात करें तो अधिकतम यूज हम क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का करते हैं। फिर बोरान, सेलेनियम, टेलुरियम, ग्रेटिन, ये सभी को याद करना है आपको, है ना। तो यदि आपको यहाँ से बोल दे कि इनमें से क्या यौगिक अर्धचालक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर कौन सा है, यदि पूछ ले तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर की यदि बात करते हैं, यदि आपके पास दे दिया सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान और दे दिया इंडियम फास्फाइड, नाम दिख ही रहा है उसमें, इंडियम और फास्फाइड दोनों से मिलकर, फास्फोर दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए क्या है, ये यौगिक अर्धचालक है। तो आपको ऐसा चेक करते भी आना चाहिए, ठीक है। यौगिक की जब भी आएगी तो दो या दो से अधिक चीजें उसमें इन्वॉल्व दिखेगी हमको, तो पहचानने में ज्यादा दिक्कत है ही नहीं है उसको। बस यही है कि आपको पढ़ के जाने को होना है। यदि आप पढ़ के गए हैं, यदि आप क्लास को अच्छे से रेगुलर लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ना है आपको। आजकल एग्जाम में मैंने बोल चुका हूँ, मोस्टली क्वेश्चन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के देने लगे हैं। पहले क्या होता था, 3 4 5 क्वेश्चन आ जाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के बस, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आपको बहुत से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं परमाणु, सेमीकंडक्टर के परमाणुओं के मध्य बंध, ठीक है। पूछता है एग्जाम में, सेमीकंडक्टर के परमाणुओं के मध्य में कौन सा बंध होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं के मध्य में कौन सा बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है सहसंयोजी बंध, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, ऐसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो सहसंयोजी बंध होता है, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, जर्मेनियम, है ना। तो जर्मेनियम के हमको पता है कि जो बाहरी कक्षा होती है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी के बाहरी कक्षा में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेगा कि जो जर्मेनियम अपने दूसरे जो भी परमाणु होगा, ठीक है, उससे क्या करेगा कि उसके साथ में एक बंध निर्मित करता है। तो जो बंध निर्मित करता है वो बंध क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। वो बंध कैसा कहलाता है, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध से क्या होगा कि ग्रुपिंग करेगा, साझा करेगा। साझा करने से क्या होगा कि एक
निर्माण करेगा, सेमीकंडक्टर परमाणु के जो बंद होता है उसका निर्माण करेगा। तो निर्माण करने से क्या होगा कि अब जो है ये इनके बीच में हमेशा पूछा जाता है कि कैसे बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, सहसंयोजी बांध से। अब जैसे क्या होता है कि इनको हम क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें प्रजा हीटिंग एनर्जी जो रहती है उसको हम क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हीटिंग एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये सहसंयोजी बंध जो होते हैं ये टूटने लगते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो सहसंयोजी बंध है कैसे होंगे, ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ठीक है, तो जब सहसंयोजी बंध टूटने लगेंगे तो बाहरी कक्षा में क्या है, सभी इनके इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ना? तो जब सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मुक्त होने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब ये टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे। ऐसे भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? पता है आपको परमाणु की बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पता है ना? तो ये चीज पढ़ा चुका हूं। तो जब ये इनमें से सहसंयोजी बंध अब उसमें ऊर्जा देने के बाद टूटने लगेगा, तो टूटने लगने से क्या होगा कि पहले जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की कोशिश करेंगे, रिलीज हो जाएंगे और इनकी जगह में क्या बन जाएगा, होल। इनकी जगह में क्या निर्माण हो जाएगा, होल का। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि जो होल होता है इस पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश। कैसा होता है, होल पे कैसा होता है, हमेशा धन आवेश। पूछता है एग्जाम में, ठीक है? होल पे कैसा आवेश हो गया, धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों पे हमेशा कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। एक चीज हमेशा याद रखना। तो कैसे हुआ, जब उसने ऊर्जा दी है, सहसंयोजी बंध टूटा, सहसंयोजी बंध टूटने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त हुए तो अपनी जगह खाली कर दिए, खाली मतलब होल। समझ में आ रहा है ना? जब खाली कर दिए तो उनपे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव होल आवेश जो होता है उसमें विद्यमान हो जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्या चीजें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल आपको जो भी नोट्स तैयार की जा रही है उसमें से आपको हर एक चीज को पढ़ना है। ठीक है, सहसंयोजी बंध के बारे में पूछता है। दूसरी बातें देखो, इसकी आकृति पूछता है, आकृति कैसी होती है। ठीक है, जो परमाणु सेमीकंडक्टर के परमाणु के मध्य जो बंध होता है तो सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन परमाणु सेमीकंडक्टर जो होता है पदार्थ के का जो आकार होता है कौन से आकार का होता है, ये एग्जाम में पूछता है आपको। ठीक है, याद रखना है आपको हमेशा जो इनका आकार होता है क्रिस्टलीय आकार होता है। समझ में आ रहा है कैसा होता है, क्रिस्टल के आकार का होता है। क्रिस्टल देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? तो क्रिस्टल के आकार के पूछता है, इसकी आकृति कैसी होती है, क्रिस्टलीय आकृति होती है। ठीक है, तो नोट करना शुरू कीजिए इसमें। तो इसको पहले उतार लीजिए जल्दी से। चलिए नोट करना शुरू कीजिए। देखो, अर्धचालक परमाणुओं की संरचना, अर्धचालक परमाणुओं की संरचना क्रिस्टल के आकार की होती है या क्रिस्टलीय होती है। कि जो संरचना क्रिस्टलीय या क्रिस्टल के आकार की होती है। नेक्स्ट लिखिए, उष्मीय ऊर्जा के कारण अर्धचालक पदार्थ के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इनसे उनकी जगह खाली रह जाती है। इस रिक्त स्थान को धन आवेश
होल कहते हैं, धन आवेश होल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, उष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न होल एवं करंट के जोड़ों की संख्या समान होती है। जोड़ों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट लिखिए, होल हमेशा लो लेवल एनर्जी बैंड कोष्टक में लिखिए संयोजी बैंड में बंधते हैं तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, या पुस्तक में लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन, उच्च एनर्जी कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल होल से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल होल से ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी होल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट लिखिए, अर्धचालक पदार्थ को विभवांतर या पोटेंशियल देने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध में होल की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे उनकी जगह नए होल बन जाते हैं।
नए होल बन जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। होल बनने का यह क्रम होल बनने का यह क्रम होल करेंट कहलाता है। पूछता है भाई, होल बनने का यह क्रम होल करेंट कहलाता है। नीचे टिप करके लिखिए, होल करेंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, होल करंट के बहने की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के कैसे होती है, विपरीत होती है। तो सारी चीज आपको समझा जा चुकी है ना। तो होल करंट क्या हो रहा है ये भी देख चुके हैं हम कि संयोजी बैंड में क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा है। तो जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है तो क्या होते हैं, होलो की ओर आकर्षित होने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जब वो होलो की ओर आकर्षित रहते हैं, होने लगते हैं, तो इस प्रकार से अलग से और बहुत सारे होल बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये होल बनना स्टार्ट होते हैं तो उससे क्या होते हैं, होल करंट फ्लो होने शुरू हो जाती है। तो अब ये पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा है ना और होल करंट की जो दिशा होती है कैसी होती है, तो एक दूसरे के विपरीत होती है। बेसिक क्लास में आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, है ना, ये प्लस और ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे जा रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे जाते हैं तो करंट जो होती है हमेशा कैसी जाती है, ऐसी जाती है। तो ये एक दूसरे के कैसे होती है, अपोजिट होती है। तो हमेशा याद रखना होल करंट की जो दिशा, या आपको ये भी पहले भी पता चुका हूँ मैं कि जो करंट की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा की कैसे होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तो वही चीज याद रखना है यहाँ पे भी, होल करंट की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा की कैसे होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज को आपको जितने पॉइंट आपको बताया गए हैं ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है। इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद करना है, समझ के याद करना है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखते हैं अब। ठीक है, अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है, तो अर्धचालक जो होते हैं, तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, इसे हमको याद रखना है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे बोला जाता है अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक के बारे में देखते हैं हम। तो ये हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं। तो क्या होता है कि जब हम क्या होता है, बता चुका हूं मैं आपको कि जब हम इसमें क्या होता है, कोवेलेंट जो बांध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, जब उसको हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसमें ऊर्जा देते हैं तो उसमें ऊर्जा देने से क्या हो रहा है, उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है। सीधी सी बात है, उसमें ऊर्जा देने से क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है। अब उसको क्या कर देते हैं कि यदि हम उसको पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा हमेशा नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव की ओर होती है। तो जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ होल और कुछ इलेक्ट्रॉन निर्माण होंगे। तो समझ में आ रहा है ना। तो होल और जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे, खाली होते चले जाएंगे, है ना, बनते जाएंगे, खाली होते चले जाएंगे। टूटेगा तो कैसे होंगे, खाली हो जाएंगे। होल कैसे होंगे, खाली होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक इनके क्या होंगे, पेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में यदि इसमें से होल और इलेक्ट्रॉन यदि बनते हैं तो क्या होता है, उसमें से आसानी से करंट बहना स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जब हमने यहाँ देखिए तो क्या बना कि होल बने, ये क्या बने, पॉजिटिव आवेश किस पे होता है, होल पे होता है, नेगेटिव आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ से जो होलों में से जो बहने वाली करंट होगी उसको क्या बोला जाएगा, होल करंट। और इलेक्ट्रॉनों में से बहने वाली करंट को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन करंट। तो ये चीज हमको याद रखना है। यहाँ होल बन रहे हैं, होलों में से जो बह रही है उसको होल करंट, इलेक्ट्रॉनों से जो बह रही है उसको इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, शुद्ध सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। समझ में आ रहा है ना, कम मात्रा में बनते हैं। तो कम मात्रा में बनने के कारण क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका यूज अपन क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं। लेकिन जो शुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं तो शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो होल करंट होती है इनका टोटल सम क्या होता है, आई टोटल ये इक्वल्स टू होता है आई होल प्लस आई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूछते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर में जो करंट का मान किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। तो क्या हो रहा है कि इसमें सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात क्या दिखाई दे रही है कि होल और इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या कैसी हो जाती है, इसमें कम होती है। तो इसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उनमें होल और इलेक्ट्रॉन के जो भी करंट होगी उनका टोटल योग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब उनका पेयर ही कम बन रहा है तो इसमें से क्या होगा, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, सभी कम करंट कम मात्रा में बनेंगे। तो जब कम करंट इसमें से प्रवाहित होगी इसलिए हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में इसका यूज अपन नहीं करते। समझ में आ रहा है, शुद्ध अर्धचालकों का यूज हम क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, जो आईसी वगैरह चिप वगैरह होती है उनमें क्या होता है, अशुद्ध अर्धचालकों का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम अशुद्ध अर्धचालकों को। ठीक है, देखिए इसके बारे में नोट कीजिए जल्दी से पहले। इसकी टोटल करंट होल करंट एवं इलेक्ट्रॉन करंट का योग होती है। इसकी टोटल करंट होल करंट व इलेक्ट्रॉन करंट का योग होती है। नेक्स्ट लिखिए, शुद्ध अर्धचालकों में उष्मीय ऊर्जा देने पर सहसंयोजी बंध टूटने से उष्मीय ऊर्जा देने पर सहसंयोजी बंध टूटने से होल एवं इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद होते हैं। पेयर मतलब क्या, जोड़े। ठीक है, मौजूद होते हैं जब इन्हें पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है या विभवांतर दिया जाता है। जब इन्हें पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है या विभवांतर दिया जाता है तो अर्धचालक में करंट का प्रवाह होल एवं
होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होने लगता है। होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होने लगता है। नेक्स्ट लिखिए, शुद्ध अर्धचालकों में होल एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां से देखो जोड़े की संख्या है ना, होल एवं इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या कम होती है इसीलिए इसमें करंट का प्रवाह भी कम होता है। इसलिए इसमें करंट का प्रवाह भी कम होता है और इसकी चालकता भी कम होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब चालकता कम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए इसका यूज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए देखो, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए हम जब इसका यूज नहीं करते तो किसका यूज करेंगे? हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसका यूज करेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक। तो अशुद्ध अर्धचालक की क्या बात होती है, तो देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना। तो अशुद्ध अर्धचालक की क्या कंडीशन होती है कि अभी हमने देखा कि जो शुद्ध कंडक्टर होता है, शुद्ध सेमीकंडक्टर जो होता है, इसकी चालकता कैसी होती है? अभी बताया मैं आपको, कम होती है। चालकता कैसी होती है? कम होती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी चालकता को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इसकी चालकता को जब हम बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं? हम डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है बताइए? डोपिंग क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, जो एथलेटिक्स हो गया, बहुत सारे खिलाड़ी लोग रहते हैं, डोपिंग केस में पाए जाते हैं। तो ये डोपिंग क्या करते हैं वो, कि अपनी बॉडी में कुछ ही अशुद्धि को डालते हैं, मतलब कि कोई नशा करते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह सेवन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? एग्रेसिव हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे हो रही है? डोपिंग करने से हो रही है ना। तो ये चीज होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी वगैरह रहते हैं, है ना, तो उनको जब भी कोई गेम से स्टार्ट होता है उसके पहले उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो डोपिंग टेस्ट इसलिए किया जाता है कि इनने किसी प्रकार का कोई दूसरी चीजों को यूज तो नहीं किया है ना, कि इन्हें अपनी क्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से नशा तो नहीं किया है। तो इस चीज को बोला जाता है डोपिंग। तो अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैसे ही होता है कि इनमें भी क्या होता है कि जब इनकी चालकता कम हो गई है, मतलब कि वेल कंडक्टर नहीं है ना, इनमें से अच्छे से होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे कि इसमें हम डोपिंग की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो डोपिंग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि दूसरे तत्वों के द्वारा क्या करेंगे, इसमें कुछ मात्रा मिला देंगे, जिससे कि इसकी क्या होती है? चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो डोपिंग की कंडीशन की अगर बात करें, यदि हम 10 पे 8 की घात, समझ में आ रहा है ना, 10 पे 8 की घात एटम यदि किसके हैं? ये शुद्ध कंडक्टर के। ये एटम किसके हैं? शुद्ध कंडक्टर है। 10 पे 8 की घात एटम क्या है? ये शुद्ध कंडक्टर है। क्या है ये? शुद्ध कंडक्टर। तो इस शुद्ध कंडक्टर में, ठीक है, इस शुद्ध कंडक्टर में हम एक क्या करते हैं? अशुद्ध कंडक्टर मिलाते हैं, या
एक डोपिंग करते हैं, एक भाग, ठीक है, एक भाग क्या कर रहे हैं अपन इसमें डोपिंग कर रहे हैं, दूसरा बाहरी क्या करते हैं अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है, अशुद्धि क्या मिला रहे हैं हम एक भाग की। तो सोचिए 10 पे 8 की घात भाग शुद्ध कंडक्टर रहता है, उसमें मात्र एक भाग, मतलब कि सिर्फ एक, जैसे 10 पे 8 की घात है तो उसमें सिर्फ एक हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी डोपिंग क्रियाशील हो जाती है। तो सोचिए कि इसका बहुत कम मात्रा हम उसमें मिलाते हैं तो भी क्या होती है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वेल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा क्या होता है जब भी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की बात करें, तो हमेशा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं अशुद्ध कंडक्टर सेमीकंडक्टरों का यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, मान लो कि शुद्ध सेमीकंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी जो होती है चालकता कैसी होती है, कम होती है। तो जब उसकी चालकता को हमको इम्प्रूव करना है, चालकता को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग का यूज करते हैं। और पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में डोपिंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो डोपिंग की मात्रा यदि 10 पे 8 की घात एटम जो होते हैं शुद्ध कंडक्टर के होंगे, शुद्ध सेमीकंडक्टर के होंगे, तो उसमें सिर्फ एक भाग क्या करेंगे हम डोपिंग मिलाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो एक भाग डोपिंग करने से क्या होगी, इसकी जो चालकता होगी क्या हो जाएगी, चालकता कैसी हो जाएगी, फिर डोपिंग करने के बाद में, डोपिंग के बाद में इसकी जो चालकता कैसी हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। चालकता कैसी हो जाएगी, इसकी बढ़ने लगेगी। तो जब चालकता इसकी बढ़ने लगेगी तो हम इसका क्या यूज करेंगे, हम सेमीकंडक्टर की भांति इसका यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक, नोट कीजिए इसमें। देखो शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होती है, चालकता कम होती है, अतः इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, कुछ अशुद्धि मिलाते हैं जिसे डोपिंग करना कहा जाता है, जिसे डोपिंग करना कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, 10 पे 8 एटम शुद्ध कंडक्टर के, और ऐसा लिख लो एक एटम, ये क्या रहेगा, अशुद्ध कंडक्टर। ठीक है, एक एटम क्या होगा, अशुद्धि का। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कितने भाग में कितना मिलाना चाहिए, तो 10⁸ एटम में रहेगा शुद्ध के सेमीकंडक्टर का, सॉरी सेमीकंडक्टर करना इसको, तो उसमें एक एटम का मिलाएंगे हम, उसमें अशुद्धि मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो डोपिंग होगी क्रियाशील हो जाएगी और चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके इसको उतारने के बाद में, इतनी कम मात्रा में, इतनी कम मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर भी, अशुद्धि मिलाने पर भी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की चालकता, अशुद्ध अर्धचालक की चालकता ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो चीज अपने को याद रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने क्या, शुद्ध और अशुद्ध, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमेशा याद रखना है हमको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो आपको पता चल चुका है
कि जो होते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जो चालकता कैसी होती है, कम होती है, तो हमको चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अशुद्ध अर्धचालक का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप अपनी नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिए, है ना, क्लास रेगुलर लगाइए, है ना। आपको नोट्स बनाना मस्ट है, यदि आप नोट्स बनाओगे तो ही आप अच्छे से पढ़ पाओगे। वीडियो से आपको हर एक चीज़ को उतारना है, एक चीज़ जो मेरे द्वारा बोली जाती है वो सब चीज़ों को नोट करना है और एक बहुत ही अच्छी नोट्स तैयार करना है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।